राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में झांसी के 3 बच्चों का हुआ चयन। झांसी के आशी और साहिल ने क्रशर पर किया शोध। क्रशर से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर बनाया प्रोजेक्ट। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा झांसी में क्रशर पर किया गया यह शोध। पौधों और पत्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी आंका। विद्यालय के गाइड टीचर का मिला पूरा सहयोग। झांसी के एसपीआई की आशी और साहिल ने किया राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता स्वयं बनाए वह इंसान है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं झांसी के एसपीआई इंटर कॉलेज में और भारत सरकार के प्रौद्योगिक विभाग द्वारा जो एक प्रतियोगिता करवाई जाती है जिसमें शोध किया जाता है। आज एसपीआई इंटर कॉलेज के 2 हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद हैं जिन्होंने इस शोध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आपको बता दें कि इनका चयन स्टेट और नेशनल लेवल पर हो चुका है। जी हाँ, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की यह कार्यक्रम जो 2022 का कार्यक्रम था उसमें इन दोनों बच्चों का जो है चयन हुआ है। इसके बाद ये नेशनल में जाएंगे। हम इनसे बात करेंगे कि किस शोध पर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है और वो शोध क्या है और किस तरह इन्होंने उसको तैयार किया है। आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम आशी है। मैं एसपीआई इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। किस क्लास के हो? मैं 11th B1 साइंस साइड से हूँ। अभी हाल ही में आपका एक प्रोजेक्ट जो है नेशनल लेवल के लिए चयन किया गया है। क्या है वो प्रोजेक्ट और उसके लिए कैसे प्रेरणा मिली? उसको करने में हमें बहुत तरीके से हम लोग को अलग अलग चीज़ों को एक्टिविटी करने का मौका भी मिला है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे इतना आगे वो प्रोजेक्ट पहुंचा है। और वो प्रोजेक्ट हमारा स्वास्थ्य और कल्याण के परितंत्र को समझना है। हमारा प्रोजेक्ट क्रशर के ऊपर तैयार किया गया था कि क्रशर से जो चट्टानें तोड़ी जाती हैं उससे जो धूल वगैरह निकलती है उससे आसपास के नेचर में कितना वो हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। तो उसी के ऊपर हम लोगों ने पूरे शंकरगढ़ गांव में 25 लोग परिवारों से डाटा कलेक्ट किया था, 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का। उधर पे हम लोगों ने पूछा कि उन्हें क्या दिक्कत हुई है, क्या उन्हें परेशानी हो रही है इस चीज़ से। तो उन्होंने उसके बारे में बताया है। और ऐसा अपने झांसी में जो क्रशर आपने देखा होगा, क्रशर स्टोन होता है, ब्लास्ट भी किए जाते हैं, उससे काफ़ी जो है नुकसान आसपास के क्षेत्र के लोगों को होता है। उस पर इन बच्चों ने शोध किया है और उस पर पड़ताल की है, एनालिसिस किया है कि कितने लोग उससे जो है पीड़ित हैं और कितने लोगों को उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बात करेंगे हम विद्यार्थी से। क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम साहिल रायकबार है। हाँ, कैसे इस शोध के बारे में आपने सोचा और क्या इस शोध में किया? इसकी सोच मैं एक बार अपने गाइड टीचर अजय अनुरागी सर के साथ गया था। तो मैंने सैनिक स्कूल गया जब, तो वहाँ ब्लास्टिंग की आवाज़ आई। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये आवाज़ कहाँ से आती। तो सर मुझे खनन के पास ले गए, जो खनन क्षेत्र था। तो वहाँ पर देखा कि काफ़ी डस्ट उड़ रही थी, बहुत धूल उड़ रही थी और खनन यानी उनने चट्टानें तोड़ते तोड़ते एक तरह से बहुत, जैसे अपन खाई टाइप की बोलते, उस टाइप का कर दिया था। और काफ़ी धूल, अगल बगल के खेतों पे बहुत धूल वगैरह थी। तो इसको लेकर हमने थोड़ा सोचा और फिर थोड़ी सर से मदद ली। सर ने हमें बताया कि इसके ऊपर भी कुछ सोचा जा सकता है। तो फिर हमने फाइल पे काम करना चालू किया। हमने जैसे धूल से पीड़ित लोग, हमें शंकरगढ़ गांव में धूल से पीड़ित लोग गांव में गए। तो 25 परिवारों से, जैसे कि बताया, 25 परिवारों से हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करा। और उस डाटा कलेक्ट में सबसे ज़्यादा हम लोगों को सांस से संबंधित रोगी मिले। उस डाटा कलेक्ट करने में हमने एक प्रश्नावली के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम, सिरदर्द, बहरापन और कम दिखना, ये सब लिखकर, और फिर जब गए गांव वालों के पास तो फिर उनके घर वालों का नाम लिखकर, उनकी एज लिखकर, उनका जो जेंडर है वो सब लिखकर हम लोगों ने उसको मेंटेन करके सारा उसका परसेंट निकाल कर उसको बनाया। और
फिर फाइल हम लोगों ने पूरा उसका, और हम लोगों ने जब देखा कि इसका समस्या का समाधान, तो अभी समस्या का समाधान भी निकाला। समस्या का समाधान, जो खनन में ब्लास्टिंग के दौरान जो खाइयाँ बन जाती हैं उसमें पानी ऊपर आने लगता, तो पानी किसी भी काम का नहीं रहता। अगर वो पानी नियमित रूप से दिन में करीब एक दिन में 2 से 3 बार नियमित रूप से रोडों पर डाला जाए, तो धूल पे, जिससे वाहन चलते तो बहुत धूल उड़ती है, आपने देखा, और शंकरगढ़ गांव के रास्ते पर, तो अगर वो पानी डाला जाए तो वो धूल कम उड़ेगी, तो जिससे लोग को भी कम बीमारियाँ, कम बाइक सवार जो रहते हैं उन्हें आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत से। वैसे तो धूल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो वो सांस वो लेते रहते हैं, जो कि धूल के कण उनके फेफड़ों में चले जाते हैं, और उससे कई प्रकार की बीमारियां, श्वसन संबंधित रोग जैसे खांसी और भी कई प्रकार की बीमारियां बन जाती। ब्लास्टिंग से कई लोग बहरे भी हो जाते हैं। तो इसको लेकर हमने इसका डाटा कलेक्ट किया। जैसा कि बताया साहिल ने कि उनके गाइड टीचर अजय अनुरागी जी ने इनको आइडिया दिया, और इस पर उन्होंने जब शोध किया अपने टीचर के साथ मिलकर, तो ये इतने आगे बढ़े और इनका चयन जो है एक नेशनल लेवल पर हो पाया है। तो कितना टाइम लगा इसको शोध करने में? हमें करीब 1.5 महीना लगा था इसको पूरा डाटा कलेक्ट करने में, और मतलब जहाँ जहाँ हम लोगों को जाना था और सारी सीरीज़ बनाने वगैरह में, सब में हम लोग को 1.5 महीना पूरा खर्च हुआ है हम लोगों का। 1.5 महीने का वक्त पूरा हमें फाइल तैयार करने में लगा है। अच्छा, और आपके साथ में और भी कोई मेंबर्स थे आपके साथ में, साथी सहयोगी, कि आप लोगों ने ही अकेले इतना नहीं, मेरे मतलब हमारे पेरेंट्स भी थे, साहिल भैया थे, मेरा भाई भी था, और सर ने तो हम लोग की पूरी तरह से मदद की ही है, और प्रिंसिपल सर भी हमारे मनोज कुमार मिश्र जी ने बहुत मेहनत की हम लोगों ने, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। मतलब स्कूल के साइड से काफ़ी ज़्यादा हेल्प बच्चों को मिली है इस प्रोजेक्ट को करने में। हम इनको बाल विज्ञान बोलें तो कोई शक नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा शोध किया है और काफ़ी बड़ी समस्या है। अगर ये नेशनल लेवल तक गई है तो सच में वाकई ये काफ़ी बड़ी समस्या है, जो हमारे झांसी में बताया कि शंकरगढ़ साइड और सैनिक स्कूल के आगे भी, जिस साइड हम बरुआ सागर रोड पर जाते हैं, वहाँ भी क्रेशर की काफ़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर ब्लास्टिंग के बाद काफ़ी धूल वहाँ पर आपको देखने को मिलती होगी, और वहाँ पर जब लोग निकलते हैं तो मुँह पर कुछ रुमाल बांधना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, उससे काफ़ी श्वसन की जो है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और आगे क्या करने का इरादा है? अब जैसा है कि क्रेशर से हमें कोई कहते हैं क्रेशर से कोई दुश्मनी तो नहीं है, खैर कुछ लोग ऐसा क्रेशर वाले मानते हैं, क्योंकि हम लोग जब सर्वे करने गए थे तो हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे क्रेशर जोन में हम लोग जब गए थे तो उन्होंने हम लोग को बहुत रोका, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद क्रेशर बंद हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, क्रेशर से हमें हानि आए तो बहुत फ़ायदे भी हैं क्रेशर से। जैसे क्रेशर की जो डस्ट रहती है गिट्टी बनने के बाद, तो उससे हम एफएक्स बना सकते हो, रोडों में काम आते हैं। और क्रेशर से जब गट्टियाँ तोड़ी जाती हैं तो उससे बहुत कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जैसे ब्रिज वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह। लेकिन बीमारियाँ जो दिखाई गई हैं जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान है। अगर गीली ड्रिलिंग के साथ अगर ब्लास्टिंग की जाए तो शायद जो धूल के कण होते हैं वो वजन यानी पानी की वजह से वजनी होकर ज़्यादा दूर तक ना जाए, तो इससे थोड़ा बचा सकता है। काफ़ी अच्छा उपाय जो है बताया है सालनी कि अगर गीली बेड ड्रिलिंग के साथ अगर ये ब्लास्ट किया जाए तो शायद उसके जो कण होते हैं वो हवा में ना उड़ते हुए डायरेक्ट ज़मीन पर थम जाएं, ज़मीन पर वहाँ पर ही जम जाएं। आगे क्या सपना है करने का? हमारा आगे देखिए, ये प्रोजेक्ट जितना आगे जाएगा हम उसमें पूरी अपनी जी जान से पूरी वो करेंगे, कंपटीशन की तैयारी। वैसे हमें आगे जाके तो पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करनी है। अच्छा, अभी किस स्ट्रीम में हो? अभी साइंस में या कॉमर्स? साइंस मैथ साइड से हूँ। अच्छा, साइंस मैथ साइड से हो। कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा शोध किया है, उसके बाद आपका नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये नहीं आया मन में कि आगे भी बढ़ा साइंस और वैज्ञानिक में जो है काम किया जाए, जिसमें वैज्ञानिक बनने के अवसर भी प्राप्त हो, इससे बड़ा और कोई शोध किया जाए? आगे कुछ और ऐसा सोच के रखा है किसी टॉपिक पर और भी शोध करना है? अभी तक तो सोचा नहीं, लेकिन अगर देखिए हमें अगर इसको भी करते जा रहे हैं, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, आज तक हमने कभी कंपटीशन की तैयारी की नहीं है। तो मतलब अभी इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आती जा रही है इस प्रोजेक्ट को करते करते। तो अगर अच्छा अगर मतलब अच्छे से सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम और भी ऐसे ही
कोई कंपटीशन तैयारी करेंगे मतलब। पहला ही प्रोजेक्ट था और उसको इतने ऊंचे लेवल पर ले जाना, गाइड टीचर का इतना बड़ा उनके लिए हेल्प रही है। गाइड टीचर ने काफ़ी इनको हेल्प की है आपके, है ना? यस सर, हमारे श्री अनुरागी जी सर ने हमारी बहुत हेल्प की है। हाँ। और मतलब अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने आगे पहुंचा है। अभी आप कहाँ प्रोजेक्ट। जाओगे प्रोजेक्ट लेके? हम नागपुर नेशनल के लिए हाँ। रिप्रेजेंट करेंगे नागपुर में हम। ओके, अभी झांसी के इस शोध को पूरे नागपुर में, उसके बाद पूरे देश में, और अगर काफ़ी अच्छा लग रहा तो इसको पूरे दुनिया में इस प्रोजेक्ट को आप अपना जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये हुआ ना तो फिर सबको मतलब क्रेशर की वजह से जो दिक्कतें होती हैं तो वो लोग भी थोड़ा समझेंगे कि हाँ उसकी मतलब जो सुविधाएं हैं मतलब वो हैं तो, लेकिन उनसे जो नुकसान हो रहे हैं उनका भी तो कोई उपाय होना चाहिए आगे चलकर। तो मतलब इसीलिए कि और भी लोग समझें इस दुविधा को। आपको बता दें कि 30 साल बाद झांसी में ये 3 बच्चे जो है इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में चयनित हुए हैं, और उसके बाद ये झांसी के SPI इंटर कॉलेज के गाइड टीचर अजय अनुरागी के निर्देशन मार्गदर्शन में इन बच्चों ने अपना ये शोध किया। उसके बाद ये इतने आगे बढ़े। कैसा लग रहा है शाहिद? बहुत अच्छा लग रहा। मैंने तो खाना भी शायद खा नहीं रहा मुझसे कुछ। खाना भी नहीं खाया जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत पहली बार मैं कहीं दूर जा रहा हूँ प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट लेकर। कहीं घूमने भी नहीं जाता था। बस अब इस प्रोजेक्ट को आगे और भी सक्सेस मिलती जाए, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मिल तो गई है लेकिन थोड़ी और। अब जैसा रहता है कि एक सीढ़ी चढ़ गए फिर दूसरी चढ़ने का मन रहता है। सक्सेस का फर्स्ट स्टेज चढ़ने के बाद लगता है सेकंड को भी क्रॉस करना है, सेकंड में भी सक्सेस पानी है। बस तो अब दिन रात जैसी मेहनत इस प्रोजेक्ट को बनाने में की है, दिन रात वैसी मेहनत करनी है और इसको और आगे ले जाना है। आगे क्या सपना है बनने का? पहले तो शायद मेरा सपना कुछ और था, आर्मी। कुछ और में कुछ क्या था? आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन करना, लेकिन जब मैं इसमें थोड़ा जब मैंने देखा तो थोड़ा इसमें मन लगा। हाँ, मैंने इंटरेस्ट आ गया और दिमाग थोड़ा एक्टिव हुआ कि हर चीज़ को लेकर एक एक्सपेरिमेंट जग जाता है मन में। हर चीज़ को लेकर एक जैसे हर छोटी चीज़ चिटपटी से लेकर बड़ा सुतली हम बोल सकते हैं, उसको लेकर एक्सपेरिमेंट करने की बहुत मन में तलब सी रहती है कि इसका कुछ एक्सपेरिमेंट करा जाए। जैसे कोई चीज़ आप बहुत सी चीज़ें हैं जिससे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, और मैं दिन रात यही लगा रहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो और बदलाव चीज़ों में कैसे करा जाए। मैंने अभी एक चीज़ बनाई थी, स्मार्ट डस्टबिन बनाया था मैंने। हाँ। तो उसमें भी स्मार्ट डस्टबिन में भी सर ने ही साथ दिया था मेरा। सर ने गाइड किया तो मैंने बनाया। उस डस्टबिन को भी उसका काम था जैसे अपन डस्टबिन जो होता है नॉर्मली, या अपन उसे पैर से खोलते हैं, हाँ। या उसे हाथ से खोलना पड़ता है। और जो खुले डस्टबिन रहते हैं उसमें कचरा वगैरह डालने से मक्खियाँ बैठती हैं और खाने पर बैठती हैं, जिससे लोग बीमार होते हैं। ये भी बीमारी को लेकर बनाया था मैंने। तो उसमें ऐसा था कि जैसे ही हम उसको कचरा दिखाएंगे और वैसे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपको उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ तक सक्सेस हुआ था? वो ख़राब हो गया था, जहाँ तक मैं बीमार हो गया था और मैं प्रोजेक्ट लेकर जा नहीं पाया। तो फिर फेलियर के बाद ही दूसरी सक्सेस मिलती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी कभी हुआ था कि जब तक एक फेलियर नहीं होता है उसके बाद हमें पता नहीं चलता है कि हमारी गलतियाँ क्या थी और आगे हम उसको किस तरह सुधार करें, आगे हम कहाँ जाएँ, किस फील्ड में जाएँ। अब आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स ने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया है। मतलब कि उन्होंने कहा है जब तुम्हारा प्रोजेक्ट आगे सक्सेस हुआ है तो तुम्हें जाना चाहिए। मतलब और किसी के पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लड़की है घर से बाहर नहीं जाना है, अगर हो गया है तो यहीं पर रहने दो, प्रोजेक्ट कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। मेरे पापा ने जब फर्स्ट टाइम सुना था, पहले तो शायद मेरा भाई का प्रोजेक्ट जा रहा था, तो पापा ने मेरे ये बोला था कि तुम्हारा जा रहा है तो आशी का क्यों नहीं जा रहा है। मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि उसका भी जाना चाहिए। फिर जब उन्हें पता चला कि मेरा जा रहा है तो मेरे पापा ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। मम्मी पापा ने, उन्होंने ये बोला है तुम्हारा मन है तो तुम ज़रूर जाओ। मतलब उन्होंने मना मुझे कहीं नहीं किया कि नहीं तुम लड़की हो और तुम मेरे साथ कोई है भी नहीं, ओनली मेरे गाइड टीचर के साथ मतलब उन्हीं के संग मुझे जाना है, ना कोई लेडीज़ टीचर हमारे इधर पर स्कूल में। तो मतलब कहीं उन्होंने मतलब मना नहीं किया। नहीं तो और किसी के पेरेंट्स होते हैं तो कह देते नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें बाहर अकेले हम कैसे जाने दे सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि हर जगह मतलब मेरे
पढ़ाई की मतलब सक्सेस के आगे कभी रोक नहीं लगाई उन्होंने। वो हमेशा यही बोलते हैं कि मतलब आगे करो, तुम कुछ अच्छा करो, हमारा नाम रोशन करो। उन्हें तो बस इसी खुशी मिलती है कि हम उनका नाम रोशन करते हैं। सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है उनका नाम रोशन करें, और लड़कियां तो अब हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और सारी बाधाओं को तोड़कर, सारी बंधनों को तोड़कर जो है सफलता पा रही हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी किसी चीज़ को मना नहीं किया, किसी चीज़ को भी लेकर उनने पूरी तरह से मदद की। जैसे प्रोजेक्ट बनाने में कुछ भी पैसे वगैरह लगे तो उनने सब किसी चीज़ की हमें मना नहीं की और बोला कि तुम आगे बढ़ो, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। लेकिन हमने कहीं सोचा कि जिसमें हमारे पेरेंट्स की खुशी है उसमें हमारी खुशी है। लेकिन उनने बोला कि इस प्रोजेक्ट को हम रात भर लिखते रहे। हमारे गाइड टीचर भी रात को 2-2 बजे तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और सुबह 4 बजे करीब उठकर हम लोग सर्वे वगैरह के लिए रोडों पर निकल जाते थे। और सर कई बार हमें खनन, जहाँ पर खनन क्षेत्र होता वहाँ पर भी सर्वे करने के लिए ले गए। तब भी हमारे घर वालों ने कभी मना नहीं करा कि सर के साथ क्यों घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इसलिए सर मुझे फ़ोन लगाते, लैब में आ जाओ दोपहर को, सुबह तो मैं आ जाता था। घर वाले ये नहीं बोलते थे कि क्यों जा रहे, क्या कर रहे। वैसे कहीं ना कहीं लगन है तो ये नहीं देखा जाता है कि क्या टाइम हो रहा है और क्या बज रहा है। पढ़ाई भी में भी ये होता है कि दिन रात मेहनत करो, दिन रात पढ़ो तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाती है। ऐसे ही इन बच्चों ने भी अपने शोध के लिए कभी ये नहीं देखा है कि दिन है या रात है, दिन रात लगे रहे, शोध करते गए, उस पर लिखते गए और आज उनकी ये सफलता है कि आज उनका ये प्रोजेक्ट है और प्रदेश स्तर पर भी जा रहा है। और एक प्रोजेक्ट जो है इनका वही प्रोजेक्ट जो है नेशनल स्तर पर भी चुना गया है, चूँकि ये समस्या काफ़ी बढ़ी थी। और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट चुना गया, इसमें आपकी सबसे बड़ा जो है हाथ आपके गाइड टीचर का रहा है। तो गाइड टीचर को किस तरह धन्यवाद कहेंगी आप? हम सर को मतलब इतने अच्छे से कि हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि हम सर को कितने अच्छे से करें, धन्यवाद करें उनका। मतलब उन्होंने बहुत हर तरीके से उन्होंने हमारी मदद की है। अगर हमने 20% काम किया है तो उन्होंने भी 80% काम किया है। ओके, 20% अगर बच्चों ने किया है तो 80% इनके गाइड टीचर ने इनको सपोर्ट किया है। किस तरह धन्यवाद देंगे अपने टीचर अजय अनुरागी जी का? अपने सर का धन्यवाद पता नहीं कैसे दूं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सर मिले तो हम लोगों की लाइफ बनती जा रही है। क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट जब हम लोग को मिला तो हम लोग प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए बहुत परेशान हो रहे थे और उसी समय शायद सर के फादर जो हैं उनका वो एक्सपायर हो गए थे। तो सर भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे, हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम्स में थे क्योंकि समय नज़दीक आता जा रहा था और सर भी कहीं ना कहीं बिजी थे। लेकिन फिर भी सर वहाँ का काम छोड़कर सर ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। सर ने ये नहीं देखा कि घर पर क्या चल रहा है, सर ने ये देखा कि बच्चों का क्या करना है, बच्चों को क्या करवाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो सर ने भी हम लोग को बहुत हेल्प करी। इसके लिए कैसे धन्यवाद करें ये तो हम लोग खुद नहीं जानते, लेकिन फिर भी थैंक यू सर इतना कुछ करने के लिए। बिल्कुल, एक शिक्षक को काफ़ी खुशी मिलती है उस वक्त जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो है सफलता पा रहा है और सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। क्योंकि शिक्षक का जो नाम होता है, शिक्षक को जो गर्व महसूस होता है वो आज इनके शिक्षक को ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि इनके बच्चों ने जो सक्सेस हासिल की है उनके मार्गदर्शन में वो जो है काफ़ी सराहनीय है। और हम इनके शिक्षक अजय अनुरागी जी से भी बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने इन बच्चों को मार्गदर्शन दिया और किस तरह इस शोध को आगे बढ़ाने में उन्होंने इन बच्चों की हेल्प की है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बच्चों के गाइड टीचर अजय अनुरागी जी। सर, किस तरह आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, क्योंकि बच्चे इतने सक्सेस हुए हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर नेशनल तक गए हैं, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हाथ बताया जा रहा है, बच्चे आपका काफ़ी अच्छे से धन्यवाद कर रहे थे। तो किस तरह आपका हाथ मार्गदर्शन बच्चों को मिला है? देखिए, बिना अच्छे छात्रों के, अगर आपको अच्छे छात्र नहीं मिलेंगे तो निसंदेह आप कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही आपके अंदर, शिक्षक के अंदर कितनी भी काबिलियत हो, अगर हमारे पास अच्छे छात्र नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छे छात्र मिले, हमारे सामने एक प्रोजेक्ट आया था, इसकी जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई, मैंने बच्चों से डिस्कस किया तो 2 बच्चे हमारे विद्यालय में निकल करके आए, ये साहिल और आसी। बच्चे 4 निकल के आए थे, 2 प्रोजेक्ट हमने तैयार कराए थे। हालाँकि दोनों प्रोजेक्ट ही प्रदेश स्तर तक गए थे, लेकिन फाइनली 2 प्रोजेक्ट यहाँ से जाने थे, तो सीनियर से, एक जूनियर से। तो 2 में से एक हमारा GIC का है, एक हमारे एसपी इंटर कॉलेज के छात्र का ये प्रोजेक्ट गया हुआ है। और मैं इसके संबंध में क्या बताऊँ, इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये प्रोजेक्ट तैयार कराया, चूँकि टॉपिक भी करंट था, क्रेशर के ऊपर था, उसके ऊपर हम लोगों को पूरी रिपोर्ट तैयार करानी थी, वहाँ का बजट भी करना था, उन लोगों की जानकारी भी लेनी थी। तो समस्याएँ कई सामने आईं, बच्चों के सामने भी आईं,
और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ भी यही लगा कि भाई वो सर्वे करने देंगे या नहीं करने देंगे, लोग सही बात बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो थोड़ा प्रोत्साहन बच्चों को किया, बच्चों ने सारा डाटा कलेक्ट किया और एनालाइज़ किया। हमने बच्चों को समझाया कैसे एनालाइज़ किया जाता है, कैसे इसके परसेंटेज निकाले जाते हैं, तो वो सब बच्चों ने किया। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट का ये टॉपिक है, बहुत ही करंट टॉपिक है। और आप लोगों ने अगर सैनिक स्कूल देखा हो, झांसी का शंकरगढ़ में है, उसी के ही नज़दीक कुछ क्रैशर लगे हुए हैं जो कि वास्तव में बहुत ही नुकसानदेह हैं। और मेरा बच्चा एक सैनिक स्कूल में पढ़ता है, तो मैंने ये समस्या वहाँ सुन रखी थी। वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने डीएम सर से भी इसकी शिकायत की। वो जो क्षेत्र है क्रैशर का, वो लगा हुआ है निवाड़ी ज़िले में, तो वहाँ के डीएम से भी मिले, हम लोग भी साथ में गए। तब मुझे इस समस्या का वहाँ समाधान हुआ, तो मुझे बच्चे मिले और ये टॉपिक करंट दिखाई दिया। तो इस पे हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चों को तैयार करके कराया जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बच्चों का भी कि बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, मेरे साथ लग करके 1.5 महीने लगे रहे इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में। हालांकि मैं 15-20 दिन बहुत ही व्यस्त रहा, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन फिर भी जितना हम गाइड करते रहे बच्चों को, उतना बच्चों ने करते रहे हैं। सर, कितना डेटा बच्चों ने कलेक्ट किया है, आप हमें दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप ये देखिए, ये कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा सा यहाँ पर आके ये डेटा दिखाएं। ये जी हमारे बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल है। इसमें ये लिखा हुआ है ग्राम शंकरगढ़ जनपद झांसी के पास स्टोन क्रैशर का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो इस अध्ययन को दोनों हमारे जो ग्रुप लीडर थे साहिल रायकवार जी और ग्रुप मेंबर आशी थी, और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने तैयार किया। बहुत ही मैप के माध्यम से उसका जो नजरी नक्शा है वो तैयार किया था, वो दिखाया गया था कि किस प्रकार से आप देखेंगे ये भारत है, भारत में हमारा ये बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पे, और इस बुंदेलखंड क्षेत्र का ये नक्शा नीचे देखेंगे तो इसको हमने जो इंगित करवाया था बच्चों ने से इंगित किया था कि ये वो एरिया है जहाँ पर कि ग्राम शंकरगढ़ है और यहीं पर आसपास कुछ क्रैशर्स लगे हुए हैं। तो इसके माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी इसका नजरी नक्शा था, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये पूरा ग्राम का नक्शा है, इसमें पूरी ग्राम बस्ती बसी हुई है, ये पूरा ग्राम है, इसके नज़दीक में ये सैनिक स्कूल है और यहीं पर एक क्रैशर बने हुए हैं। इसकी समस्या काफ़ी गंभीर थी, फिर बच्चों ने इसको एनालाइज़ किया, क्या उसकी परिकल्पना बनाई, उद्देश्य बनाए, और उसके अलावा बच्चों ने उसकी पूरी कार्यविधि भी लिखी कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। और एक क्वेश्चनायर हमने बच्चों के तैयार करवाया था, उसमें कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं क्रैशर के माध्यम से, तो उसको इंगित करते हुए बच्चों ने गांव में जाकर के वो पूछा और उसको जब लेकर के आए, फिर मैंने उनको ये सिखाया कि किस प्रकार से उसको एनालाइज़ किया जाता है, कैसे उसका डाटा कलेक्ट करके उसका कैसे उत्तर निकाला जाता है। तो ये जो डाटा है, जैसे हम आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 परिवारों से हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया था और डाटा हुआ था लगभग हमारे 18 ईयर्स के ऊपर। हम लोगों ने कहा था कि बच्चे जो वहाँ पे वयस्क हैं उनका ही डाटा कलेक्ट करना, क्योंकि बच्चों की बीमारियाँ पता नहीं चलती हैं। तो उसमें से जो 25 परिवार लिए थे, उसमें से हम लोगों को 125 कुछ पुरुष सदस्यों से डाटा कलेक्ट हुआ और 125 कुल सदस्य, उसमें 67 पुरुष और 58 महिलाएं थीं। तो उनमें से पूरा डाटा कलेक्ट किया और ये सारा जो डाटा आप देखेंगे इसमें हमारे फाइल में, तो आपको दिखेगा कि कितने % लोग थे किस बीमारी से ग्रसित। तो ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकल करके आया और इसको जिला स्तर पर चयनित किया गया था, फिर ये प्रदेश स्तर पर भेजा गया। प्रदेश स्तर की ही कमेटी ने, एक्चुअली बाल कांग्रेस और कांग्रेस 2 अलग अलग तरह की ये प्रतियोगिताएँ हैं, तो हमारे इसी प्रोजेक्ट को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शित किया जाना है और इसके ग्रुप मेंबर को उन्होंने डायरेक्ट जो सीनियर्स वैज्ञानिकों का परियोजना प्रदर्शित नागपुर में होनी है 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में, उसमें हम अपनी बच्ची को लेकर के जा रहे हैं, छात्रा को, आशी को। अब चूँकि ये बाल वैज्ञानिक बन चुके हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि इनका जो लेटर वहाँ से आया है प्रयागराज से, तो उसमें भी इन लोगों को बाल वैज्ञानिक के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है। तो मेरे तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि मेरे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और इतने आगे गए हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें और नए नए शोध करें, वैज्ञानिक सोच अपने अंदर लाएं। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। जी बताइए। आगे और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि हमारे विद्यालय के 2 बच्चे यहाँ पर चयनित हुए हैं, आगे और विद्यार्थियों के लिए क्या प्रक्रिया है? क्योंकि मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं तो सभी विद्यार्थियों के लिए यही सोच रखता हूँ कि सभी बच्चे जो हमारे हैं आगे आएँ और वैज्ञानिक सोच रखें और जो भी विद्यालय में काम दिए जाएँ, जो भी प्रतियोगिता है उनमें पार्टिसिपेट करें। भले ही रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन करने से ही बच्चे सीखते हैं। तो जैसे बच्चों ने इस बार प्रथम बार
बच्चों ने ये बताया कि मैंने अभी तक कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रथम बार ही पार्टिसिपेट किया, तो प्रथम बार में ही उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चे वास्तव में आप देखेंगे कि बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ की फीस भी इतनी कम होती है, तो हाँ वही बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश अच्छी महंगी फीस नहीं दे पाते हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे पास ऐसे बच्चे आ गए हैं, होनहार बच्चे हैं, और मैं इनको प्रॉपर गाइड करूंगा कि ये और आगे जाएं। इन्हीं को नहीं, मैं तो विद्यालय के हर एक बच्चे को ये सोचूंगा कि वो आए, वो कुछ सीखे, क्योंकि ये अटल लैब आप देख रही हैं, अटल टिंकरिंग लैब भी हम अभी लेकर के आए थे प्रधानाचार्य के सहयोग से। तो यहाँ भी गवर्नमेंट ने 12 लाख का हम लोगों को फंड दिया है अटल लैब एस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। हम तो यहाँ SPI के बच्चों के लिए नहीं, झांसी जनपद के प्रत्येक स्कूल के बच्चों के लिए आह्वान करते हैं कि वो आएँ और यहाँ कुछ ना कुछ सीखें। सर, जैसा कि बताया गया कि 30 सालों में पहली बार झांसी से वो भी SPI इंटर कॉलेज से ये 2 बच्चे जो है चयनित हुए हैं, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात है। जब लेटर ही हम लोगों ने पढ़ा, प्रधान DR सर ने जब हम लोगों के पास लेटर भेजा तो हमने प्रधानाचार्य को ही पढ़वाया कि 30 वर्षों में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि झांसी जनपद का नाम नेशनल कांग्रेस के उसमें सम्मिलित हुआ है, और फिर हमारे विद्यालय के हमारे बच्चों का हुआ है। इससे बढ़ के और मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। इसके बाद जैसे सर ने बताया है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा जो शोध किया है, उसके पूरा डेटा बच्चों ने ये कलेक्ट किया है, पूरा प्रोजेक्ट बच्चों ने यहाँ पे तैयार किया है कि किसको कौन सा रोग था और कितने प्रतिशत वहाँ के लोग कौन से रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से कि उन्होंने बच्चों को जो है उनके मार्गदर्शन में बच्चों कैसे आगे बढ़े हैं और वह बच्चों को अपना आशीर्वाद कैसे दें। को राष्ट्रीय स्तर पर उनके किए गए सामाजिक जो कुरीतियाँ व्यवस्थाएं पर फैल रही हैं, जिनसे कि मनुष्य के सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण और उनके स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि हम बच्चों को ये चाहते हैं कि बच्चों को हमारे एकेडमिक जो पाठ्यक्रम की शिक्षा है उसके साथ साथ वो अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी अपनी सक्रिय भूमिका एक जागरूक नागरिक होने के नाते निभाने की बचपन से उनको आदत पड़े। इसी के तहत हम पाठ्यक्रम के साथ साथ उनको समाज में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरणा देते हैं। उसी के तहत इन बच्चों ने एक जो हमारे क्रैशर की जो प्रदूषण फैलता है उससे वहाँ के मज़दूरों की जो ज़िंदगी पे कितना प्रभाव पड़ता है, आसपास के रहने वालों पे कितना प्रभाव पड़ता है, उनके वनस्पतियों पे क्या हमारे नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब कितने लेवल पे जा रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसको कितना चोट पहुंच रही है, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्वास्थ्य के लिए। उसके साथ ही ये विकास के नाम पर जो हम मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्रैशर पे क्या नुकसान हो, इन बच्चों ने जाकर वहाँ पे स्वयं आंकड़े इकट्ठा किए हैं कि मेरा तो सिर्फ मार्गदर्शन था, इन बच्चों का सारा मेहनत थी, इनकी सारी प्रतिभा थी, जिन्होंने कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया और एक ऐसा संग्रह राष्ट्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आंकड़े से निश्चित है इस क्रैशर से फैलने वाले प्रदूषण से पॉल्यूशन से को दूर करने के लिए सरकार निश्चित कोई प्रयास करेगी। आंकड़े और सरकार को चेतावनी या सरकार को सूचना रिसर्च शोध के माध्यम से हमारा पहुंचाने का प्रयास था, जो इन बच्चों ने किया है। बड़े गौरव की बात है कि आज ये बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम इनको आगे शुभकामनाएं देते हैं। इनके जो गाइड रहे हैं श्री अजय अनुरागी जी, उनको भी उज्जवल भविष्य की कामना देते हैं और हमको स्वयं भी बड़ा महसूस हो रहा है गर्व कि हमारे विद्यालय में ऐसे प्रतिभावान छात्र हैं जिनको एक मार्गदर्शन दिया और उन्होंने उसके प्रतिफल स्वरूप एक सामाजिक चेतना के लिए प्रदूषण पर एक रिसर्च शोध प्रस्तुत किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी स्वीकृति हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा। निश्चित है इससे भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को काफ़ी मदद मिलेगी और जानकारी होगी कि हमारे प्रदूषण कितना हमारे मानव शरीर पर, वनस्पतियों पर, प्रकृति पर नुकसान पहुंचा रहा है। पुनः एक बार इन सब बच्चों को बधाई, शुभकामनाएं और उनके गाइड को बधाई, शुभकामनाएं।
जैसा कि सर ने बताया कि इस शोध से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि ये शोध इतना बड़ा था और काफ़ी सराहनीय ये शोध रहा है। बच्चों ने जो क्रेसर पर और स्टोन ब्लास्ट पर जो एक शोध पूरा डेटा एनालिसिस किया है, वो काफ़ी अच्छा डेटा है। वो आज ये बच्चे जो है नेशनल लेवल पर जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर, अपने इस स्कूल को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और